गुड मॉर्निंग क्लास। चलिए, सभी लोग आ गए क्या? और हैं कोई बाहर में? चलिए, लास्ट क्लास में हम बात कर रहे थे बौद्ध धर्म के बारे में। और बौद्ध धर्म में हमने देखा था कि बौद्ध धर्म की शुरुआत क्यों हुई, कैसे हुई, और बौद्ध धर्म के प्रमुख गौतम बुद्ध और उसके बाद में कौन कौन से संप्रदाय में बटा, क्या क्या प्रमुख मान्यताएं या शिक्षाएं थी। ठीक, ये जो सारा कार्यक्रम चल रहा था बौद्ध और जैन धर्म वाला, ये किस टाइम पीरियड में चल रहा है? एक तो हमने पढ़ा वैदिक युग के बारे में। वैदिक युग कब से कब तक था? 1000 से 1500 से लेकर के 600 तक। मतलब इसको फिर दो भाग में बांट लेते हैं, ऋग्वैदिक और उत्तर वैदिक। पर अगर देखा जाए तो पूरा का पूरा वैदिक काल 1500 से लेकर के 600 BC तक चल रहा था। ठीक, 600 BC के बाद में बौद्ध और जैन धर्म का उदय क्यों हुआ, इसके रीजन हमने देखे। वैदिक कालीन जो कुरीतियाँ थी जिनसे लोग परेशान हो चुके थे, उसकी वजह से उनके सामने जब ऑप्शन आए बौद्ध या जैन धर्म को अडॉप्ट करने के लिए, तो उसके बाद में इन धर्म का प्रचलन बढ़ने लगा था। ठीक है, संस्कृत या जो वैदिक साहित्य थे संस्कृत में थे, लोगों को समझ में नहीं आता था। ठीक, आम बोलचाल की भाषा में कोई उपदेश देने वाला नहीं था। लोगों की आम बोलचाल की भाषा में जो पाली और प्राकृत भाषा थी वो ज़्यादा फेमस थी। तो पहले प्राकृत में, फिर पाली में बौद्ध धर्म, प्राकृत भाषा में जैन धर्म और पाली भाषा में बौद्ध धर्म, ये दोनों बहुत फेमस हुए। ठीक, लोग उससे कनेक्ट कर पाते थे क्योंकि उसको आसानी से समझ पाते थे उन चीज़ों को। उसके बाद में ये जो पूरा का पूरा समय चल रहा था 600 BC के बाद में, इस टाइम पे हमने कुछ महाजनपदों के बारे में देखा था। 600 BC से लेकर के फिर आगे कंटिन्यू चलेगा, 0 फिर वहां से 1 स्टार्ट हो जाएगा। ठीक, तो इस टाइम पे जाहिर है कि जितने महाजनपद थे वो पॉलिटिकल विल के लिए, मतलब राजनीतिक अपेक्षाओं को लेकर के युद्ध कर रहे थे। और इस समय हमने कितने महाजनपद देखे थे? 16 महाजनपद देखे थे। और यही जो महाजनपद थे धीरे धीरे करके फिर बड़े राज्यों में तब्दील होते गए। ठीक, एरिया का अगर डिवीजन देखें तो सबसे पहले स्टोन एज में हमने देखा कोई लड़ाई नहीं थी, भरपूर जमीन थी, लोगों को जमीन से मतलब ही नहीं था, उनको बस अपना जीना खाना ये चाहिए था। ठीक, धीरे से फिर सिंधु सभ्यता आया। सिंधु सभ्यता एक वेल स्ट्रक्चर्ड सिविलाइजेशन था, कुछ स्पेसिफिक एरिया में ही ये
फैला हुआ था। ठीक, सिंधु सभ्यता के बाद में वैदिक सभ्यता आया। सिंधु सभ्यता के जो एरिया पहले से उपस्थित थे कहीं कहीं पर, ये इसका पतन किस तरीके से हुआ इसको भी हमने देखा। ठीक, बाढ़ में या फिर प्राकृतिक आपदाओं की वजह से समाप्त हो गया था। 150-200 साल का एक ऐसा टाइम है जिसके बारे में कोई साक्ष्य मिलता नहीं है, तो उसके बारे में हम बता नहीं सकते कि उस समय क्या रहा होगा। लेकिन यही जो एरिया थे, नदियों के आसपास वाले एरिया, यहीं पे कुछ महाजनपदों का उदय हुआ और धीरे धीरे इन महाजनपदों ने एक दूसरे पर आक्रमण करके अपना विस्तार करना शुरू किया था। ठीक, और उसके बाद में ही महाजनपद काल के बाद में हमको जो अगला काल देखना है वो आता है मगध काल या मगध साम्राज्य। अब ये मगध साम्राज्य किस तरीके से कनेक्टेड है इन 16 महाजनपदों से? तो इन्हीं 16 महाजनपदों में एक महाजनपद हमने कौन सा देखा था? मगध महाजनपद। और आपको पता है कि जो भी सबसे शक्तिशाली होगा वो दूसरों को सप्रेस करके और उसका एरिया कैप्चर करने की कोशिश करेगा। यहाँ पे इस क्षेत्र में मगध महाजनपद सबसे ज़्यादा पावरफुल था और इसने क्या किया था, आसपास के एरिया को या दूसरे महाजनपदों को हरा करके युद्ध या विलय की नीति या फिर मैत्री या फिर शादी वादी करके यहाँ पे इनको मिलाना शुरू कर लिया था अपने में। ठीक, युद्ध, मैत्री, विवाह, इन तरीकों से इन्होंने आसपास के एरिया को अपने में मिलाना शुरू कर लिया था और धीरे धीरे ये एरिया इतना बड़ा हो गया था कि मगध महाजनपद ये पूरे लगभग उत्तरी भारत वाले एरिया में ये फैला हुआ था। ठीक है, क्योंकि कई सारे वंश आते गए। मगध तो क्षेत्र के नाम से था लेकिन वंश यहाँ पे कई सारे बदलते रहे हैं। ठीक, अब इस मगध महाजनपद में लगभग हमको 4 महत्वपूर्ण वंशों के बारे में पढ़ना पड़ता है और देखा जाए तो आपको हिस्ट्री की कई किताबों में 6 से 7 वंश यहाँ पे देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो अब सबसे नया हेडिंग आप नए पेज से स्टार्ट कीजिएगा। भारत में साम्राज्यों का उदय। यहां से प्रॉपर आपको एक क्रोनोलॉजी मिलना शुरू हो जाएगा, कालक्रम, राजाओं का जो कालक्रम है मिलना शुरू हो जाएगा। ठीक, इसके पहले जितने भी राजा थे वो वेदों में जो लिखे गए हैं उसके अनुसार थे, पर उनके एविडेंस प्रॉपर नहीं मिल पाते हैं। यहाँ से जो इन महाजनपदों में जो राजा थे, इनके लिखित साक्ष्य, इन्होंने अपने समय में क्या क्या काम किए, कौन से परिवर्तन किए, ये सभी वेल स्ट्रक्चर्ड तरीके से लिखे गए हैं। ठीक, हेडिंग डाल दिएगा, भारत में साम्राज्यों का उदय। भारत में साम्राज्यों का उदय। और अगर पॉलिटिकल एरिया के हिसाब से देखा जाए, राजनीतिक क्षेत्र के हिसाब से देखा जाए, तो सबसे पहला एरिया आ जाएगा मगध महाजनपद। ठीक, नेक्स्ट मतलब सब हेडिंग डाल दीजिएगा, मगध साम्राज्य। मगध साम्राज्य। और मगध साम्राज्य, साम्राज्य कहने का मतलब एरिया से है। अब इस एरिया में अलग अलग समय में एक राजा को हराकर दूसरा राजा या एक वंश को हराकर दूसरा वंश यहाँ पर स्थापित होता रहा है, इसलिए यहाँ पे अलग अलग वंशों का शासन मिलेगा हमको। ठीक, अब इस मगध महाजनपद या मगध साम्राज्य के अंदर जो सबसे पहला वंश था जिसने यहाँ पर शासन किया, बाकियों को हरा करके जिसने शासन किया था, उसका नाम है हर्यक वंश। ठीक, अब इसमें सबसे पहला हेडिंग डाल दीजिएगा, मगध साम्राज्य के अंदर हर्यक वंश। हाँ, एम्पायर। ये पूरा एरिया मगध साम्राज्य कहा जाता था। इसमें सबसे पहला जिस वंश ने या जिस पीढ़ी ने शासन किया था बाकियों को हराकर, वो था हर्यक वंश, हर्यक डायनेस्टी। हाँ, जन, फिर महाजनपद। हाँ, मगध वाले क्षेत्र में जिनका शासन था, जिन्होंने बाकियों को हराया था, और जो आगे मतलब पहला ऐसा एरिया जो कि मगध साम्राज्य पर, पूरे मगध और इसके आसपास के एरिया पर जो शासन करने वाला पहला जो वंश था वो हर्यक वंश था। ठीक है, राजनीतिक संकेंद्रण के हिसाब से या एक बड़े एरिया पे शासन करने के हिसाब से मगध महाजनपद में सबसे पहला वंश था हर्यक वंश। ऐसा नहीं है कि इनसे पहले राजा नहीं हुए, राजा हुए हैं, पर उनका लिखित साक्ष्य, किसके बाद कौन आया, किसने किसकी हत्या की, किसने किससे विलय किया, ये सब स्ट्रक्चर्ड वे में लिखा हुआ नहीं मिलता है। यहाँ से जो लिखित साक्ष्य है वो मिलना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो भारत में इतिहास के हिसाब से देखा जाए तो ये सबसे पहला वंश है, हर्यक वंश। ठीक, इसको एक और नाम से जाना जाता है, हर्यक वंश को पितृहंता वंश। इसमें जितने राजा हुए हैं एक एक करके अपने पिता की हत्या करके
फिर राजा बनते गए हैं, इसीलिए इसको पितृहंता वंश भी कहा जाता है। हर्यक वंश या पितृहंता वंश। ठीक, और उसके बाद में इस हर्यक वंश में जो राजा हुए हैं इनके बारे में एक एक करके देखना शुरू करेंगे। इस वंश का जो सबसे पहला राजा था इसका नाम है बिंबिसार। बिंबिसार। अब एक और समस्या, यहां पे आपको एक और चैलेंज फेस करना पड़ेगा। अब यहां से आपको बहुत सारे डेट्स या इवेंट्स याद रखने पड़ेंगे क्रोनोलॉजी के हिसाब से। ठीक, यहाँ पे जो मगध साम्राज्य है वो कब से कब तक था, फिर हर्यक वंश कब से कब तक था, बिंबिसार ने कब से कब तक शासन किया। तो बस वैसे यहाँ से प्रश्न डेट, बहुत स्पेसिफिक डेट पूछे नहीं जाते हैं। डेट या ईयर आपको सबसे ज़्यादा मॉडर्न हिस्ट्री में, आधुनिक भारत के इतिहास में याद रखना पड़ेगा, पर चाहे तो यहाँ पे एक रेफरेंस के लिए नोट करते चलिएगा। सबसे पहला है बिंबिसार, 544 से लेकर के 544 से 492 ईसा पूर्व। मैं फिर से बता दे रहा हूं, ये डेट आपको बहुत याद रखने के लिए मेहनत नहीं करना है। जो डेट यहां पे याद रखना होगा मैं बता दूंगा। खास करके आधुनिक भारत में आपको डेट और ईयर याद रखने जरूरी हो जाएंगे। ठीक, बिंबिसार 544 से 492 ईसा पूर्व। ठीक, अब इसके बारे में जो भी महत्वपूर्ण बातें हैं जो एग्जाम के हिसाब से इंपॉर्टेंट है इसको देखते चलते हैं। बिंबिसार, इसमें सबसे पहला पॉइंट है इसका उपनाम श्रेणिक। इसका उपनाम श्रेणिक, उपनाम श्रेणिक। बस इसी तरीके से पूरा स्टेटमेंट की जगह अब पॉइंट वाइज नोट करते चलिएगा क्योंकि लिखना काफी सारा होगा आपको। नेक्स्ट, राजधानी। मगध में स्थापित था इसका पूरा साम्राज्य, लेकिन राजधानी किसको बनाया था? मगध वैसे किस क्षेत्र में पड़ेगा? अगर यहाँ पे देखो तो कौन सा एरिया पड़ेगा? वर्तमान बिहार वाला एरिया पड़ेगा। ठीक, मगध में मगध इसका पूरा साम्राज्य था और राजधानी बनाया था इसने राजगृह। मगध साम्राज्य और इसकी राजधानी थी राजगृह। नहीं, ये देखो मगध है, इसी के ऊपर राजगृह, ये वाला बिहार में ही राजगृह। नेक्स्ट, बौद्ध धर्म का अनुयायी था। नेक्स्ट पॉइंट, बौद्ध धर्म का अनुयायी। भगवान बुद्ध का जन्म और मृत्यु कब तक था? जन्म कब था और मृत्यु 86 या 83? 80 साल का इनका जीवन। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट, इन्होंने साम्राज्य विस्तार के लिए तिर्यक नीति या 3 टाइप की पॉलिसीज। तिर्यक नीति का पालन किया। इन्होंने साम्राज्य विस्तार के लिए तिर्यक नीति का पालन किया। एग्जाम में ऐसे टाइप के प्रश्न कीवर्ड्स के फॉर्म में पूछे जाते हैं। तिर्यक नीति का पालन किसने किया? अब ये तिर्यक नीति क्या है? तो विवाह, युद्ध, मैत्री, इसी को कहा जाता है तिर्यक नीति। ठीक है, लिख लीजिएगा इसमें युद्ध, कॉमा, विवाह, कॉमा, संधि या मैत्री। युद्ध करके जीत लेगा या तो विवाह करेगा, फिर मतलब रिलेशन एक स्थापित हो जाएगा वहां से। और तीसरा है मैत्री, मित्रता या फिर संधि। दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं, संधि। ठीक, उनकी कुछ कंडीशंस, टर्म्स को आप मान लिए, आपकी कुछ टर्म्स कंडीशन को वो मान लिए और संधि स्थापित हो गई। दोनों कुछ बातों पर सहमत हो गए ताकि लड़ाई झगड़ा ना हो आगे। ठीक, तो इन्होंने तिर्यक नीति का पालन किया। नेक्स्ट पॉइंट,
इन्होंने अपने जीवन में 3 विवाह किए। हर एक राजा के बारे में ऐसे विवाह या उनके पुत्र पत्नी कितने हैं ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है, इनके बारे में इंपॉर्टेंट ये है क्योंकि साम्राज्य विस्तार का ये पहला मौका था। इन्होंने अपने जीवन में 3 विवाह किए। सबसे पहला है महाकोशला देवी, इनकी पहली पत्नी है महाकोशला देवी। महाकोशला देवी। दूसरा है चेलना, और तीसरा विवाह जिनसे किया उनका नाम था क्षेमा। ये अलग अलग एरिया में अलग अलग राजाओं की पुत्रियां थी, ठीक, उनसे विवाह करके अपना साम्राज्य विस्तार करते गए। ठीक, जिनके पिता शायद अगर अच्छे शासक नहीं है, कमजोर शासक हैं, तो वो अपनी पुत्री को और साथ में अपना साम्राज्य दहेज के रूप में उनको दे देंगे। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट, बिंबिसार की हत्या। बिंबिसार की हत्या इनके पुत्र अजातशत्रु ने, बिंबिसार की हत्या इनके पुत्र अजातशत्रु ने करके गद्दी प्राप्त किया। अजातशत्रु, ठीक, बिंबिसार के पुत्र थे अजातशत्रु, इन्होंने अपने पिता की हत्या करके फिर गद्दी प्राप्त किया। ठीक, बहुत दिन तक देखते थे कि पापा शायद अपना टाइम आएगा बोल के थोड़ा सा दे दें जल्दी से करके, पर जो टाइम आता नहीं था, कोई भी व्यक्ति जो है वो जब तक हाथ में है तब तक उसका सम्मान है, जब जैसे ही वो ताकत से हटा, सत्ता से हटा, जैसे जापान के प्रधानमंत्री कैसी खतरनाक मौत मारे गए, जब तक पावर में थे तब तक प्रॉपर सिक्योरिटी प्राप्त थी और फिर उनकी हत्या किसी आम व्यक्ति नहीं कर दी थी। कौन थे? जापान के प्रधानमंत्री जिनकी हत्या हुई थी, शिंजो आबे। ठीक, तो शक्ति या पावर या पॉलिटिकल पावर इतनी खराब चीज़ है, जब तक है तब तक लोग आपसे नफरत करते रहेंगे, जैसे ही वो शक्ति आपके समाप्त हो जाएगी वैसे ही लोग आपकी हत्या करने पर भी उतारू हो जाएंगे। ठीक, उसके बाद में आ गए अपने अजातशत्रु। अब जैसा कर्म किए हैं वैसा फल भोगेंगे, इनकी भी हत्या कर दी जाएगी पुत्र के द्वारा। ठीक, अजातशत्रु के बारे में लिख लीजिएगा। अच्छा, इनका शासनकाल 492 492 से लेकर के 460 ईसा पूर्व। (492 से 460 ईसा पूर्व) ठीक, अजातशत्रु। इसमें नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, इनका उपनाम, इतिहास में कुछ रीजन से लोगों को कुछ और भी नाम मिल जाते थे, इनका उपनाम था कुणिक। कुणिक। कभी कभी लगता है कि इतिहास पढ़ने में हम इतना मेहनत करते हैं और प्रश्न क्या पूछता है फिर लास्ट में, मोहनजोदड़ो में क्या खाते थे या हड़प्पा सभ्यता में क्या सेवन करते थे, शाकाहारी थे या मांसाहारी। ठीक, अब उसके लिए आपको पूरे 2 महीने हिस्ट्री झेलना पड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, इनकी राजधानी मगध, पूरा साम्राज्य फैला हुआ था और राजधानी अभी भी इन्होंने चेंज नहीं किया था, राजधानी परिवर्तन का भी ट्रेंड शुरू नहीं हुआ है। ठीक, राजधानी अभी भी वही है, पुराना वाला क्या था, राजगृह। राजधानी जनरली तब चेंज करते हैं जब ऐसा महसूस हो कि वो एक सेंट्रल पॉइंट से पूरे एरिया को कंट्रोल नहीं किया जा पा रहा है। दूसरा, कोई विदेशी ताकत है जो आपकी राजधानी पर आक्रमण कर चुकी है, आपको दूसरी राजधानी की आवश्यकता है।
तीसरा, अगर आपकी राजधानी जो है वो ऐसे लोकेशन पे है जो बहुत सिक्योर नहीं है, ठीक, तो सिक्योरिटी के हिसाब से भी कोई व्यक्ति या कोई राजा जो है वो अपनी राजधानी बदल लेता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, इसने बौद्ध और जैन दोनों को संरक्षण दिया। नेक्स्ट पॉइंट, ठीक, इसका उपनाम कुणिक, राजधानी राजगिरी, बौद्ध और जैन दोनों धर्मों को संरक्षण दिया। नेक्स्ट पॉइंट, मानना और संरक्षण देना अलग चीज है। आप किस धर्म को फॉलो करते हैं और किसको संरक्षण देते हैं ये अलग है। हो सकता है कि ये सिर्फ बौद्ध धर्म को मानते हो लेकिन दोनों को ही परेशान नहीं करते हैं। संरक्षण देना मतलब दोनों को ही अपने जो भी धार्मिक संस्थान है, धार्मिक स्थल है, उसको स्थापित करने के लिए स्पेस प्रोवाइड किया, उनको सिक्योरिटी दी। ऐसा नहीं है कि मैं बौद्ध को मानता हूं तो जैन लोग को यहां से समाप्त कर दूंगा, ऐसी मेंटेलिटी के साथ नहीं चल रहे थे। ठीक है, सभी को सिक्योरिटी प्रदान की जा रही थी। नेक्स्ट पॉइंट, अच्छा, हमने जो बौद्ध संगीति पढ़ा था, ठीक, पहला बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुआ था? अजातशत्रु, इसी के शासनकाल में, लिख लीजिएगा। इसके काल में प्रथम बौद्ध संगीति कौन से वर्ष में हुआ था? 483। इसके काल में प्रथम बौद्ध संगीति 483 बीसी में हुआ। 483 बीसी में हुआ। और कहाँ पे हुआ था? राजगिरी में ही। इसकी राजधानी राजगिरी, और यहीं पर बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट, अच्छा, पितृहंता वंश, इसका मतलब है कि अपने पिता की हत्या किया था अजातशत्रु, और यही प्रश्न पूछा है कि अजातशत्रु ने अपने पिता की हत्या की थी, इनके पिता का नाम क्या था। इस तरीके से वही प्रश्न को कई बार घुमा फिरा के पूछा गया है। ठीक है, तो इन्होंने किसकी हत्या करके गद्दी प्राप्त की थी? बिंबिसार की। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिएगा, ये पॉइंट आपको याद रह जाएगा क्योंकि पितृहंता वंश पढ़ रहे हैं। अच्छा, इसमें सिर्फ एक है उदयन करके, जो तीसरा शासक आएगा, उसके बारे में पता नहीं चलता कि उसकी हत्या किसने की थी। उसकी हत्या पुत्रों ने नहीं की थी, उसकी हत्या कैसे हुई थी ये पता नहीं है, पर उसके बाद में उसके पुत्र शासक बन गए थे। ठीक, इसमें जो काम का चीज़ है, नेक्स्ट पॉइंट जो प्रश्न पूछा गया है, इसमें लिखिएगा, इसके काल में मगध साम्राज्य का सर्वाधिक विकास हुआ, या इसी को मगध का उत्कर्ष भी कहते हैं। मतलब मगध एक शक्तिशाली साम्राज्य के रूप में सामने आया। आसपास के जो महाजनपद थे, आसपास के साम्राज्य, इनसे फिर युद्ध करने से घबराते थे। इनके काल में मगध का सर्वाधिक विकास हुआ, या इसी को बिल्कुल शॉर्ट में लिख सकते हैं, मगध का उत्कर्ष। ठीक, अब इसमें से 2-3 जो प्रश्न रिपीटेडली पूछे गए हैं, एक तो राजधानी के बारे में, एक पितृहंता वंश में आपको याद रखना पड़ेगा किसने, मतलब कौन, एक क्रोनोलॉजी याद रख लेंगे, जैसे कि इसके पिता कौन थे? बिंबिसार। तो आपको सिर्फ ये पूछ लेगा कि बिंबिसार की हत्या किसने की थी, या अजातशत्रु ने किसकी हत्या करके गद्दी प्राप्त किया था। तो दोनों के लिए लगभग वैसा ही प्रश्न है, वैसा ही थीम का क्वेश्चन है। और जहां जहां उपनाम है, उपनाम पूछा गया है। इनमें कुणिक, इनमें से किस राजा का उपनाम था? अजातशत्रु का। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग डाल दीजिएगा, या नेक्स्ट राजा है उदायीन। या किसी किसी किताब में आपको ये उदयीन के नाम से ही मिल सकता है, उदायीन या उदयीन। 460 से 444 बीसी, 460 से 444 बीसी, 460 से 444 बीसी। से 444 बीसी।
ठीक, इसमें नेक्स्ट पॉइंट है इनकी राजधानी, इनकी राजधानी राजधानी इनकी राजधानी इन्होंने फिर राजगृह से परिवर्तित करके एक नई जगह पर स्थापित किया था। इसका नाम है पाटलिपुत्र, जिसको वर्तमान में बिहार का राजधानी पटना के नाम से जानते हैं। ठीक, ये आपके मगध साम्राज्य और यहीं पे पाटलिपुत्र, ठीक, इन्होंने राजधानी परिवर्तित करके पाटलिपुत्र में स्थापित किया था। उदयन, इनकी राजधानी पाटलिपुत्र। और नेक्स्ट पॉइंट, इन्होंने जैन धर्म को अपनाया, इन्होंने जैन धर्म को अपनाया, इन्होंने जैन धर्म को अपनाया। ठीक, और लास्ट पॉइंट लिख लीजिएगा, अपनी राजधानी बनाने के लिए पाटलिपुत्र नामक शहर की स्थापना, पाटलिपुत्र नामक नगर या शहर की स्थापना। ठीक, ये पाटलिपुत्र कहाँ पे है? तो गंगा और लगभग सोन नदी, सोन जो कि गंगा की एक सहायक नदी है। और कहाँ से निकलती है सोन नदी? अमरकंटक से निकलती है सोन नदी। यही दोनों का संगम है और यहीं पे इन्होंने पाटलिपुत्र शहर बसाया था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, इनके तीन पुत्रों में एक पुत्र नागदशक, इनके तीन पुत्रों में एक पुत्र नागदशक अगला शासक बना, अगला शासक बना। ठीक, और जैसा कि पितृहंता वंश है, इसने भी अपने पिता की हत्या करके गद्दी प्राप्त किया था, लेकिन इसकी हत्या कौन करेगा यही पता नहीं चलता उदयन की। नागदशक को ठीक ठाक तरीके से, मतलब वैलिड तरीके से गद्दी प्राप्त हो गई थी। ठीक है, नेक्स्ट नागदशक, चौथा ये आएगा आपका नागदशक। पहला राजा कौन था इस वंश का? हर्यक वंश का पहला शासक बिंबिसार, दूसरा अजातशत्रु, तीसरा उदयन और चौथा है नागदशक। इसके बारे में एक दो चीजें हैं, लिखिएगा। 444 से 412 ईसा पूर्व, 444 से 412 ईसा पूर्व। नेक्स्ट पॉइंट, यह इस वंश का अंतिम शासक था, यह इस वंश का अंतिम शासक था। और लास्ट पॉइंट, इसकी हत्या इसके सेनापति, इसकी हत्या इसके सेनापति शिशुनाग ने, शिशुनाग, इसके सेनापति शिशुनाग, इसकी हत्या इसके सेनापति शिशुनाग ने करके शिशुनाग वंश की स्थापना की, शिशुनाग वंश की स्थापना की।
ठीक। हर्यक वंश का पहला शासक बिंबिसार, दूसरा अजातशत्रु, तीसरा उदयीन, चौथा बिंबिसार का उपनाम क्या था? बिंबिसार का उपनाम और कुणिक। उदयीन का कुछ उपनाम था क्या? नाग दशक में बिंबिसार कौन से धर्म को मानता था? नेक्स्ट कौन था जो दोनों को मानता था? और उदयीन जैन धर्म, और ये लास्ट वाला इसके बारे में पता नहीं है कि किसको मानता था। ठीक, संरक्षण दोनों को मिल रहा था। अभी तक ऐसा कोई सिस्टम नहीं, मतलब ऐसा कोई ट्रेंड नहीं देखते थे कि कोई राजा हुआ है जो दोनों में से किसी एक वंश को मान रहा है तो दूसरे को समाप्त करने पर तुला हो। ठीक, कोई अपनी पर्सनल बिलीफ के हिसाब से किसी एक धर्म को मानता हो, ऐसा संभव है, लेकिन संरक्षण दोनों धर्मों को मिला हुआ था, बौद्ध को भी जैन को भी। ठीक, अब यहाँ पे ये पहला वंश था हर्यक वंश। दूसरा जो वंश स्टार्ट होगा यहाँ पे कौन सा? शिशुनाग वंश। ठीक है, तो नेक्स्ट हेडिंग डाल दीजिएगा शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश, ये सभी हम किस एरिया के अंदर पढ़ रहे हैं? मगध साम्राज्य के अंदर। मगध साम्राज्य के अंदर जो सबसे पहला पॉलिटिकल पावर इमर्ज होकर के आया था उसको हम कहते हैं हर्यक वंश। दूसरा जो पावर निकल करके आया वो था शिशुनाग वंश का। ठीक, और इस वंश में सबसे पहला राजा कौन सा है जिसने हत्या किया था अपने राजा का? सेनापति था शिशुनाग। पहला राजा कौन हो जाएगा? शिशुनाग। लिखिएगा पहला शासक इसमें शिशुनाग। इसमें पहला पॉइंट लिखिएगा, इसने साम्राज्य का विस्तार, मगध साम्राज्य जो था इसका विस्तार, इसने साम्राज्य का विस्तार मालवा से बंगाल तक किया। इसने साम्राज्य का विस्तार मालवा से बंगाल तक किया। अब मुझे बता दो मालवा कहां पर है? मध्य प्रदेश और बंगाल, ये वाला पूरा एरिया जो कि वेस्ट बंगाल और ईस्ट बंगाल के नाम से जानते हैं, जिसको आज हम बांग्लादेश के नाम से, ये पूरा एरिया बंगाल का हिस्सा हो जाएगा। यहाँ से ये पूरा हिस्सा अब धीरे धीरे आप देख रहे हो बढ़ते बढ़ते, शुरुआत हुआ था सिर्फ ये मगध महाजनपद से, अब धीरे धीरे लड़ाई, मैत्री या समझौते के हिसाब से ये अपना एरिया बढ़ाते जा रहे हैं। ठीक है, शिशुनाग वंश ने मालवा से लेकर के पूरा बंगाल तक अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया था। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा। अब एरिया बड़ा हो रहा है, एक राजधानी से काम नहीं चलेगा, दो राजधानी बनाने की आवश्यकता थी। ठीक, इसमें लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट। हाँ, शिशुनाग का समय काल है, या इसमें कालक्रम के हिसाब से देखें तो 412 से 394, 412 से 394 BC, 394, 412 से 394 BC। इसमें लिखिएगा इनकी पहली राजधानी लेटेस्ट कैपिटल आपने कौन सा पढ़ा था? सबसे पहले तो मगध महाजनपद का पहला राजधानी कौन सा था? राजगृह। उसके बाद चेंज हुआ, कहां पे पहुंचा था? पाटलिपुत्र। इनकी पहली राजधानी थी पाटलिपुत्र, पहली राजधानी पाटलिपुत्र। और दूसरी राजधानी है पाटलिपुत्र के ऊपर ही आप एक और नाम देख पा रहे हो यहां पे, वैशाली। पाटलिपुत्र, दूसरी राजधानी वैशाली। ठीक, यही दो चीजें इनके बारे में काम की हैं। कहां से कहां तक साम्राज्य विस्तार किया, किसकी हत्या करके राजा बने थे, और इनकी दो राजधानियां कौन कौन सी थी। नेक्स्ट, इसके बाद में अगले शासक हुए शिशुनाग वंश के पहले शासक हो गए आपके स्वयं शिशुनाग। दूसरे शासक हैं कालाशोक। इनके बारे में ये नाम आपने पहले पढ़ा है, कहां पर? बौद्ध संगीति। कौन सी बौद्ध संगीति? सेकंड। पहला कौन सा? पहला किसने करवाया था? अजातशत्रु। फिर
कालाशोक, उसके बाद में अशोक और लास्ट वाला कनिष्क। ठीक, कालाशोक के बारे में एक दो चीजें हैं, इसको लिखिएगा। इनकी राजधानी, समय इसका है 394 से 366, 394 टू 366, 394 से 366। ठीक, नेक्स्ट, इनकी राजधानी पाटलिपुत्र। अब इनके बारे में राजधानी इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अब राजधानी जो है वो स्थायी रूप से एक जगह बना दी गई थी, पाटलिपुत्र। ठीक, मतलब ये पूरे प्राचीन भारत में ये पाटलिपुत्र इंपॉर्टेंट लोकेशन रहेगा और ज्यादातर राजा जो है वो इसको राजधानी के रूप में प्रयोग करेंगे। नया नया एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे अलग अलग जगहों पे राजधानी बना करके। ठीक, किसने 2 राजधानी बनाई है अभी तक? केवल एक ही नाम पढ़ा आपने, एक राजा कौन सा? शिशुनाग। कौन सा? पाटलिपुत्र और वैशाली को कैपिटल बनाया। कालाशोक ने वैशाली से कैपिटल वापस ले आकर के सारे संसाधन एक जगह पाटलिपुत्र में स्थापित कर लिए थे। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट, इनके समय में द्वितीय बौद्ध संगीति, कब आयोजित किया गया था? 383। पहला वाला कब था? 100 साल पहले, 483। इनके समय में द्वितीय बौद्ध संगीति 383 बीसी में आयोजित हुआ। ठीक, इसके बाद में जो अगले शासक हैं इनका नाम है नंदीवर्धन। हाँ, नहीं, यहां पे पितृहंता वाला सिस्टम नहीं है। युद्ध में कोई मारा जा रहा है, कोई सामान्य रूप से मारा जा रहा है, कोई अपना गद्दी सीधे अपने पुत्र को ट्रांसफर कर दे रहा है। पितृहंता वंश सिर्फ एक है जिसमें अपने 4 नाम पढ़े थे। नंदीवर्धन। नंदीवर्धन यह इस वंश का अंतिम शासक था। 366 से 344। 366 से 344, 344, 366 से 344, यह इस वंश का अंतिम शासक था। और इसके बाद में इसकी हत्या करके एक नया वंश स्थापित हुआ था। कौन सा? नंद वंश। ठीक, इसके बारे में आपने स्टोरी जनरली देखा है टीवी में, चंद्रगुप्त मौर्य वाला जो सीरीज देखा होगा उसमें यहीं से आपकी स्टोरी हो सकता है शुरू हुई होगी। ठीक, इसकी हत्या महापद्मानंद ने करके नंद वंश की स्थापना की। इसकी हत्या महापद्मानंद ने करके नंद वंश की स्थापना की। ठीक, पहला जो साम्राज्य था हर्यक वंश, इसमें 4 शासक हमने देखे। शिशुनाग वंश में 3 महत्वपूर्ण शासक है और ये जो नंद वंश था इसमें 2 महत्वपूर्ण शासक देखने को मिलेंगे। एक है महापद्मानंद और दूसरा एक नाम मिलेगा आपको घनानंद के नाम से। ठीक, इसकी स्टोरी भी आपको पता है। घनानंद आपका कौन? चाणक्य, फिर चंद्रगुप्त मौर्य, ये वाली स्टोरी, इन तीनों की स्टोरी पता है आपको। ठीक, लिखिएगा इसमें। हाँ, नेक्स्ट हेडिंग डाल दीजिएगा नंद वंश। नंद वंश।
नंद वंश में सबसे पहले लिखिएगा महापद्मनंद। नंद वंश में सबसे पहला राजा हुआ महापद्मनंद। ठीक, इसमें पहला पॉइंट है नंद वंश का संस्थापक महापद्मनंद नंद वंश का संस्थापक किसकी हत्या करके बना था? नंदीवर्धन कि शिशुनाग? नंदीवर्धन, नंद वंश का संस्थापक। नेक्स्ट पॉइंट, अच्छा इसके बारे में एक ऐसी मान्यता प्रचलित है कि ये जो महापद्मनंद था ये सो कॉल्ड शूद्र वर्ण से संबंधित था। कहा जाता है कि ये नाई का काम करते थे इसके पूर्वज, और ये शूद्र वर्ण से संबंधित था। और शूद्र वर्ण का होने की वजह से या समाज में जो डिस्क्रिमिनेशन या भेदभाव झेला था उसकी वजह से ये क्षत्रियों से काफी नफरत करता था, क्षत्रियों को समाप्त करना चाहता था, और इसी वजह से इसका एक उपनाम या एक उपाधि कह सकते हैं, टाइटल पड़ गया था, एक उपाधि पड़ा था सर्व क्षत्रिय हंता, इस तरीके का एक टाइटल इसको मिल गया था। ठीक है, इसमें सबसे पहला पॉइंट लिखिएगा महापद्मनंद के बारे में, नंद वंश का संस्थापक। दूसरा पॉइंट है इसने कलिंग क्षेत्र को जीता था। इसने कलिंग क्षेत्र को जीता था। कलिंग, हाँ उड़ीसा वाला, इसने कलिंग क्षेत्र को जीता था। नेक्स्ट पॉइंट, इसे मगध साम्राज्य का पहला शूद्र शासक माना जाता है। इसे मगध साम्राज्य का पहला शूद्र शासक माना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, इसे कुछ उपाधियां प्राप्त हो गई थी अपने नाम और अपने काम की वजह से। ठीक, इनकी उपाधियों में, अच्छा इतिहास में ऐसे बहुत सारे राजा मिलेंगे जिनकी उपाधियों के बारे में प्रश्न पूछा जाता है। इनकी उपाधियों में सबसे पहला उपाधि था भार्गव। भार्गव, भार्गव एक उपाधि है इसका एकराट। एकराट पहला उपाधि है भार्गव, दूसरा है एकराट, और तीसरा है सर्वक्षत्रांतक। सर्वक्षत्रांतक, सभी क्षत्रियों का नाश करने वाला। सर्वक्षत्रांतक, सर्वक्षत्रांतक। और इसमें से जो एग्जाम में पूछा गया है यही वाला पूछा है, सर्वक्षत्रांतक किसकी उपाधि थी? महापद्मनंद की। ठीक, और इसके पीछे का रीजन भी था, वो शूद्र वर्ण से संबंधित था और काफी सारा भेदभाव समाज में बड़े होते तक इसने देखा होगा, जिसकी वजह से इसके मन में क्षत्रियों के प्रति नफरत पनप रही थी। ठीक, सर्वक्षत्रांतक। नेक्स्ट अगला राजा हुआ यहां पे घनानंद। हाँ, एकराट इसका मतलब है एकमात्र राजा, उस पूरे क्षेत्र पे साम्राज्य करने वाला एकमात्र व्यक्ति। नेक्स्ट घनानंद। घनानंद या कहीं कहीं पे ये धनानंद के नाम से मिलेगा, घ हो या ध हो दोनों एक ही है। घनानंद, नहीं हर कोई नहीं मार रहा है अपने पापा को, यही मारे थे पापा को। बचपन में पापा उसको मारे होंगे इसलिए वो पापा को मार रहा है। ठीक, पितृहंता वंश के हिसाब से सिर्फ आपको 4 नाम याद रखने हैं जो ऊपर के हर्यक वंश में आपने पढ़ा था, बाकी सभी में
ये ट्रेडिशन फॉलो नहीं हो रहा है। हाँ, अगर राजनीतिक महत्वाकांक्षा है, जल्दी से जल्दी गद्दी प्राप्त करना चाहता है, उसकी वजह से कई ऐसे वंश आएंगे जिसमें पिता की हत्या करके गद्दी प्राप्त की जा रही है। ठीक, घनानंद के बारे में जो स्टोरी आपको पता है बताते चलना मेरे को। घनानंद का जो स्टोरी आपने चंद्रगुप्त मौर्य वाली सीरीज में देखा होगा। हाँ, चाणक्य वाला। क्यों, मतलब चंद्रगुप्त का उदय क्यों होता है, या फिर क्यों उसको राजा बनाया जाता है? हाँ, समझाइश दी थी। हाँ, ठीक। यहाँ पे आप जिस विदेशी आक्रमण की बात कर रहे हो या विदेशी शक्ति की बात कर रहे हो, इसके बारे में कुछ याद है? कौन सी विदेशी शक्ति का आक्रमण हो रहा था घनानंद के समय में? सिकंदर का। सिकंदर कहाँ का शासक था? यूनान। हाँ, अगर वर्ल्ड मैप अगर आप ध्यान करो तो भारत से पश्चिम की तरफ चलेंगे तो पाकिस्तान, ईरान, अफगानिस्तान, फिर ईरान, इराक, फिर यूरोपियन कंट्री शुरू हो जाते हैं। ठीक, और उसी यूरोपियन कंट्रीज में से एक कंट्री आपको मिलेगा ग्रीस। ग्रीस या उसी को कहते हैं यूनान, वहीं का शासक था सिकंदर। ठीक है, और ये जो सिकंदर था ये विश्व विजय की इच्छा लेकर के सभी देशों पर, ऐसा मानते हैं कि जब ये अपने समय में ग्रीस में जो लोग थे उनको वर्ल्ड में जितने एरिया की जानकारी थी कि यहाँ पे एक लैंड एरिया है, उन सभी क्षेत्र को सिकंदर जीत चुका था। अभी के हिसाब से देखा जाए तो पता नहीं रहा होगा उनको बहुत सारा एरिया, और जो हिस्टोरिकल एविडेंस है उसके हिसाब से आज के डेट में जो ये पृथ्वी का भूभाग है उसका लगभग 15% या 20% के आसपास का एरिया इसने युद्ध कर करके जीत लिया था। ठीक है, तो ये ऐसी चीजें हैं जो एग्जाम के लिए तो इंपॉर्टेंट नहीं है, पर सिकंदर का नाम याद रखिएगा। किसके समय में आक्रमण किया था इसने? घनानंद के समय में, घनानंद के साम्राज्य पर आक्रमण किया था। और इस आक्रमण की चेतावनी देने के लिए जब चाणक्य इनके दरबार में पहुंचे थे तो इन्होंने ये कहा कि ये इतने पावरफुल थे उस टाइम पे कि इनको इस चीज का आभास नहीं हुआ कि वास्तव में कोई उनको हरा सकता है। ठीक है, और इस घमंड में इन्होंने क्या किया था? चाणक्य का अपमान कर दिया कि मैं बहुत बड़ा राजा हूं, मुझे कोई हरा नहीं सकता, और आप इस छोटी सी चीज के लिए मुझे बेकार में चेतावनी मत दीजिए। ये कह करके उसने चाणक्य को अपमान किया और उसको बाहर निकाल दिया अपने सभा से। और उसके बाद में चाणक्य ने प्रतिज्ञा ली थी कि जब तक आपका साम्राज्य नष्ट नहीं करूंगा अपनी शिखा बांधूंगा नहीं। चोटी अपनी खोल दिए थे और उसके बाद में निकले थे तलाश में कोई ऐसा व्यक्ति जो कि उचित जिसको ट्रेनिंग दे करके राजा बनाया जा सके। फिर एक खेलता कूदता बच्चा मिला उनको, कुत्ता नहीं कूदता हुआ, खेलता कूदता हुआ। ठीक, ये जो बच्चा था कौन था जिसको आगे चल करके ट्रेनिंग दे करके राजा बनाया था? चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक, और यहां से मौर्य साम्राज्य का उदय होता है। ठीक है, इसके बारे में लिख लीजिएगा 2-3 पॉइंट घनानंद के बारे में। इसके समय में यूनानी शासक सिकंदर ने, यूनानी या ग्रीस के शासक सिकंदर ने, जो भी आपको ठीक लगे याद रह जाए, यूनानी या ग्रीस के शासक सिकंदर ने भारत के पश्चिमी क्षेत्रों पर आक्रमण किया। भारत के पश्चिमी क्षेत्रों पर आक्रमण किया। ठीक, अब इधर भारत के पश्चिम की तरफ चलते जाएंगे तो वो पश्चिम से पूर्व की तरफ मूव कर रहा था, और इसी दौरान इसको ये बड़ी बड़ी 5-7 नदियों से पाला पड़ा। यहीं पर आकर के वो थोड़ा सा रुक गया था कि अब उसको धीरे धीरे करके पार करना था। इसी चीज की चेतावनी देने के लिए पहुंचा था चाणक्य। ठीक, हाँ, नहीं, इसके बारे में जानकारी नहीं है कि यूनान शब्द कैसे पड़ा, पर उसी के नाम से एक मेडिकल प्रैक्टिस
मतलब मेडिकल का एक ब्रांच ओपन हो गया था, यूनानी पद्धति जिसको बोलते हैं। ठीक है, ठीक, इसमें लिखिएगा सिकंदर ने पश्चिमी क्षेत्रों पर आक्रमण करना शुरू किया। नेक्स्ट पॉइंट, चाणक्य ने भरी सभा में घनानंद को युद्ध की सूचना दी। जहां घनानंद ने चाणक्य का अपमान करके उसे साम्राज्य से बाहर निकाल दिया। नेक्स्ट पॉइंट, आगे चलकर चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता से घनानंद को पराजित किया और मौर्य साम्राज्य की नींव रखी। ठीक, अब यहां पे आप मेरे को शुरू से बताते चलना, आपने अभी तक कौन कौन से वंश के बारे में पढ़ लिया। सबसे पहले हमने देखा था हर्यक वंश। ठीक, इस वंश के बाद में कौन आया? शिशुनाग वंश। नेक्स्ट कौन सा वंश था? नंद वंश, और इसको हरा करके मौर्य वंश, जो कि इतिहास में सबसे फेमस वंश है, मौर्य वंश। ठीक, हर्यक वंश में कौन कौन से शासक हुए? सबसे पहला था आपका बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयीन और नागदशक। शिशुनाग वंश में शिशुनाग, नेक्स्ट कालाशोक, और नेक्स्ट नंदीवर्धन। नेक्स्ट नंद वंश में महापद्मनंद, और लास्ट आपका घनानंद। ठीक, यहां पे बिंबिसार की हत्या उसके पुत्र अजातशत्रु ने की, अजातशत्रु की हत्या उदयीन ने की थी। उदयीन की हत्या किसने की नहीं पता है, लेकिन यहां पे जो नेक्स्ट उसका पुत्र था कौन? नागदशक। नागदशक की हत्या किसने की थी? इसका सेनापति था शिशुनाग। इसने हत्या करके फिर नया साम्राज्य शिशुनाग नाम से बसाया और शिशुनाग वंश का पहला शासक बना। उसके बाद में शिशुनाग वंश में अगला शासक हुआ कालाशोक, फिर नंदीवर्धन। नंदीवर्धन की हत्या किसने की थी? महापद्मनंद ने, और महापद्मनंद ने फिर नया नंद वंश की स्थापना की। नंद वंश के पहले शासक हुए महापद्मनंद, फिर घनानंद, और घनानंद में यहाँ पे घनानंद को हराया किसने? चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य ने। फिर नया वंश कौन से शुरू हुआ? मौर्य वंश। ठीक, अब नया हेडिंग डाल दीजिएगा, मौर्य वंश। हाँ हाँ, नंद वंश का शासनकाल लिख सकते हैं। इसमें दोनों के शासनकाल में एक एक राजा के समय को लेकर के थोड़ा सा मतलब क्लियरिटी नहीं है कब से कब तक था, लेकिन नंद वंश जहां पे आपने लिखा है ना, उस पूरे वंश का समय काल लिख लीजिएगा
344 से 322 राजाओं के बारे में एग्जैक्ट डेट नहीं मिलता, एग्जैक्ट ईयर नहीं है। इस पूरे वंश का डेट या ईयर लिख लीजिएगा 344 से 322 नंद वंश के बारे में। और नेक्स्ट मौर्य वंश। मौर्य वंश का जो पूरा टाइम फ्रेम था या पूरा समय काल था 322 से 184 बीसी। मौर्य साम्राज्य, इसमें जितने राजा हुए उन सभी का समय काल अगर देखा जाए तो 322 से 184 बीसी। से 184 बीसी। अब इसमें सबसे पहला राजा का नाम जो सबसे इंपॉर्टेंट है मौर्य वंश में, चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य। अब इससे संबंधित जो भी संभावित प्रश्न है जो पूछे गए हैं उनको एक करके नोट कीजिएगा। सबसे पहला पॉइंट, चंद्रगुप्त के बारे में सबसे पहला लिखिएगा, इसने चाणक्य के सहयोग से, इसने चाणक्य के सहयोग से 322 बीसी में, 322 ईसा पूर्व में नंद वंश को समाप्त किया। नंद वंश को समाप्त किया। नेक्स्ट पॉइंट, राजधानी। राजधानी है पाटलिपुत्र। ठीक, एक ही शासक हुआ है जिसने 2 राजधानी बनाए अभी तक। इस पूरे देखा जाए तो उत्तर वैदिक काल में जितने महाजनपद हैं या फिर जितने वंश हैं इसमें से एक ही राजा हुआ था जिसने पाटलिपुत्र वैशाली दोनों को अपनी राजधानी बनाया था। ठीक, यहाँ पर मौर्य वंश की राजधानी पाटलिपुत्र। नेक्स्ट पॉइंट, अच्छा एक प्रश्न पूछा है कि किस वंश को हरा करके, किस राजा को हरा करके मौर्य वंश की स्थापना की गई। ठीक है, इसके बारे में तो कोई समस्या नहीं है। नेक्स्ट, इनके बारे में नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, इन्होंने जैन धर्म को स्वीकार किया। इन्होंने जैन धर्म को स्वीकार किया। नेक्स्ट पॉइंट, इनके शासनकाल में प्रथम जैन संगीति, इनके शासनकाल में प्रथम जैन संगीति आयोजित की गई। इनके शासनकाल में प्रथम जैन संगीति आयोजित की गई। नेक्स्ट पॉइंट, अब ये जो यूनान या ग्रीस वाला एरिया था वहां पे एक शासक था आपका सिकंदर, वो आक्रमण कर चुका था घनानंद के टाइम पे और चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। लेकिन आगे चल करके वहां से ये ट्रेंड शुरू हो गया कि वहां से बहुत सारे शासक इस तरफ पूर्व की तरफ आते थे और इस एरिया को हथियाने का, कब्जा करने का कोशिश करते थे। इसी सीरीज में कई सारे और राजा हुए थे जिन्होंने यहाँ पे आक्रमण किया। जो सीरीज आपने देखा होगा उसमें आपने ये भी देखा होगा कि चंद्रगुप्त मौर्य का विवाह एक विदेशी कन्या से किया जाता है। ठीक है, और ये जो विदेशी कन्या थी वो इसी तरफ यूरोपियन कंट्रीज से आई हुई थी। ठीक, इसको लिखिएगा। इनके समय में यूनानी शासक, इनके समय में यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर का आक्रमण हुआ। इनके समय में यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर का आक्रमण हुआ जिसमें
चंद्रगुप्त विजयी हुआ, जिसमें चंद्रगुप्त विजयी हुआ। ठीक, अब यहां पे हालांकि चंद्रगुप्त विजयी हो चुका था और सेल्यूकस निकेटर इस युद्ध में हार गया था, लेकिन फिर भी यहां पे दो टाइप के रिलेशन बन गए। एक तो युद्ध में हरा दिया करके उसका साम्राज्य इसका हो सकता था, दूसरा विवाह। किससे हुआ था इनका विवाह? हाँ, इनकी बेटी से, सेल्यूकस निकेटर की पुत्री से इनका विवाह हुआ। ठीक है, इसको लिख लीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट, ये दोनों नाम याद रखिएगा, किसके साथ युद्ध हुआ था, किसके साथ विवाह हुआ था, लिखिएगा। इनका विवाह सेल्यूकस की पुत्री हेलेना के साथ संपन्न हुआ। इनका विवाह सेल्यूकस की पुत्री हेलेना के साथ संपन्न हुआ। ठीक, और इसी सेल्यूकस और आपके ग्रीक शासन से संबंधित एक और तथ्य है जहां से प्रश्न आपको मिल सकता है। ये जो राजा था, ग्रीस का राजा सेल्यूकस निकेटर, इन्होंने अपना एक दरबारी यहां पर भेजा था। ठीक, अब ये दरबारी भेजने के पीछे कई रीजंस हो सकते हैं कि वहाँ की खबर मिलती रहे, या अपने कल्चर को प्रमोट करने के लिए, वहाँ से शिक्षाएं ग्रहण करके अपने यहाँ उन शिक्षाओं का प्रसार करने के लिए ये लोग जो है वो दूत भेजते थे। राजदूत आज के टाइम में भेजे जाते हैं अलग अलग राज्यों, अलग अलग देशों में। भारत के राजदूत हैं, अलग अलग देशों के राजदूत भारत में निवासरत हैं। ठीक, इन्होंने अपना राजदूत भेजा था, इसको लिख लीजिएगा। सेल्यूकस ने अपना राजदूत मेगस्थनीज, सेल्यूकस ने अपना राजदूत मेगस्थनीज चंद्रगुप्त के दरबार में भेजा। हाँ, मेगस्थनीज को यात्री के रूप में भी पढ़ते हैं। असल में वो यात्री के रूप में नहीं, इसको ज्यादा करके हम यहाँ पे सेल्यूकस के दरबारी के रूप में इसको याद रखते हैं। और इसके लिखी हुई कई सारी किताबें भी हैं। इसकी एक फेमस किताब कौन सी है? इंडिका। मेगस्थनीज की एक फेमस किताब है इंडिका। इंडिया के बारे में बहुत सारी चीज़ें इन्होंने अपने यात्रा वृत्तांत को उसमें शामिल किया है इंडिका में। मेगस्थनीज को भेजा। नेक्स्ट पॉइंट, ठीक, यहां पे इनके बारे में इतनी चीजें हैं, मतलब विवाह और युद्ध और ये आपका यूनान का राजदूत। नेक्स्ट पॉइंट है चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। इन्होंने अपना अंतिम समय, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में है, इन्होंने अपना अंतिम समय श्रवणबेलगोला, कहाँ, किस राज्य में ये? कर्नाटक। किस नाम, एक मूर्ति पढ़ा था हमने यहाँ पे श्रवणबेलगोला में, बाहुबली की प्रतिमा, गोमतेश्वर बाहुबली। ठीक, इसको लिखिएगा। इन्होंने अपना अंतिम समय श्रवणबेलगोला में व्यतीत किया और चंद्रगिरी पहाड़ी पर सल्लेखना द्वारा, चंद्रगिरी पहाड़ी पर सल्लेखना द्वारा, ये शब्द पढ़ा था ना हमने, सल्लेखना किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म से। सल्लेखना द्वारा अपने प्राण त्याग दिए, सल्लेखना द्वारा अपने प्राण त्याग दिए।
ठीक। अब एक लास्ट पॉइंट इनके बारे में है, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, कि इनके समय में इन्होंने जो भी युद्ध किए या शादी विवाह के द्वारा जो अपने साम्राज्य का विस्तार किया, ये कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ था, इनका साम्राज्य कहाँ से कहाँ तक फैला था। इनके बारे में लिखिएगा, साम्राज्य विस्तार, साम्राज्य विस्तार। लिखिएगा इसमें पहला पॉइंट, चंद्रगुप्त मौर्य ने उत्तर में हिंदू कुश पर्वत। अब ये हिंदू कुश पर्वत कहां पे आएगा, कहां पर लोकेट करेंगे हिंदू कुश पर्वत? ये तो आपका पूरा सप्त सैंधव प्रदेश हो गया, ठीक। सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज और नीचे सरस्वती। उसके बाद में हिंदू कुश पर्वत पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच का जो पहाड़ी क्षेत्र है, इसको कहा जाता है हिंदू कुश पर्वत। यहां पे ये जो पूरा पर्वत श्रेणी है हिंदू कुश पर्वत के नाम से जानते हैं, ठीक। और यहीं पे हिंदू कुश पर्वत और आपका हिमालय, यहां पे दोनों एक पामीर के पठार के आसपास दोनों मिल जाता है, ठीक है। लिखिएगा इसमें, उत्तर में हिंदू कुश पर्वत से लेकर दक्षिण में उत्तरी कर्नाटक, दक्षिण में, लोकेशन समझ पा रहे हो? उत्तरी कर्नाटक कहने का मतलब है दक्षिण में उत्तरी कर्नाटक, कर्नाटक का ये उत्तरी हिस्सा, दक्षिण में उत्तरी कर्नाटक, और पूर्व में मगध से लेकर पश्चिम में सौराष्ट्र तक फैला हुआ था। सौराष्ट्र, पश्चिम में सौराष्ट्र गुजरात में है, सौराष्ट्र पश्चिम में सौराष्ट्र तक फैला हुआ था। पूर्व में मगध से लेकर पश्चिम में सौराष्ट्र तक फैला हुआ था। ये आपका जितना पिंक कलर में दिख रहा है, ये असल में मौर्य साम्राज्य जो कि चंद्रगुप्त मौर्य ने जीत करके या फिर आपके युद्ध या विलय या विवाह के द्वारा जो भी अर्जित किया था, ये इतना एरिया था। अब इसमें थोड़ा सा डिफरेंस हो सकता है, ठीक। ये हिंदू कुश पर्वत से लेकर के पूरा यहाँ पे पूर्व की तरफ मगध, पश्चिम की तरफ सौराष्ट्र वाला एरिया, और ये आपका कर्नाटक वाला एरिया। प्रॉपरली लोकेट नहीं कर पाएंगे क्योंकि अगर उत्तरी कर्नाटक कहा जाए तो कर्नाटक, वर्तमान कर्नाटक का उत्तरी क्षेत्र ये हो जाएगा, लेकिन एग्जैक्ट इसको हम यहाँ पे लोकेट नहीं कर पाएंगे कहाँ तक उनका विस्तार था, पर फिर भी हम कह सकते हैं कर्नाटक के क्षेत्र तक उनका विस्तार था। ये पूरा एरिया जितना पिंक कलर में है, ये उस समय पे चंद्रगुप्त मौर्य के दौरान या मौर्य शासन के दौरान भारत का हिस्सा हुआ करता था, ठीक है। नेक्स्ट, अब इसमें चंद्रगुप्त मौर्य के बाद जो महत्वपूर्ण राजा हुए हैं, इनका नाम कंफ्यूजिंग है, थोड़ा सा ध्यान से लिखिएगा। इनका नाम क्या है? बिंदुसार। अब ऐसा ही मिलता जुलता नाम आपने पढ़ा है, बिंबिसार। कौन था? हर्यक वंश का पहला शासक। कौन था? बिंबिसार। और ये कौन है? बिंदुसार। बिंबिसार कौन से वंश से संबंधित था? हर्यक। और ये वाला बिंदुसार मौर्य वंश से संबंधित है, ठीक है। इसमें चंद्रगुप्त मौर्य के बाद जो अगले शासक हैं, सेकंड नंबर पे इनका नाम लिख लीजिएगा, बिंदुसार। बिंदुसार 298 से 273 BC,
298 से 273 BC। ठीक, इसके बारे में इसका एक उपनाम, इसको एक और टाइटल मिला हुआ है, इसको उपनाम लिखिएगा, इसका उपनाम अमित्रघात। अमित्रघात मतलब शत्रुओं का नाश करने वाला, इसका उपनाम अमित्रघात, शत्रुओं का नाश करने वाला। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, यह आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। आजीवक संप्रदाय, आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार पूछा गया है। पीएससी व्यापम के अलावा जितने भी वनडे टाइप के एग्जाम होते हैं उसमें बहुत बार पूछा गया है इसमें से कौन सा राजा आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। तो इसमें बिंबिसार बिंदुसार दोनों मिलेगा। बिंबिसार कौन था? हर्यक वंश का। कौन से धर्म से संबंधित था? जैन या बौद्ध? बौद्ध धर्म से। सेकंड वाला, उसके बाद वाला जो आया जैन या दोनों? दोनों। तीसरा वाला जो था वो जैन, और लास्ट वाले का पता नहीं है, हर्यक वंश में। ठीक, इसके बारे में याद रखिएगा, आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। जिस समय बौद्ध जैन चल रहे थे, बौद्ध जैन के पैरेलल बहुत सारे संप्रदाय निकल करके आए थे, उसी में से एक था आजीवक संप्रदाय। अच्छा, इसके बारे में आजीवक संप्रदाय या जो 2-3 लिंगायत संप्रदाय हैं, ऐसे 2-3 हैं इंपॉर्टेंट, यहाँ से प्रश्न वन लाइनर पूछे जाते हैं कि उस संप्रदाय के अनुयायी कौन थे या फिर उस संप्रदाय की स्थापना किसने की थी। ये छोटा सा टॉपिक है जो हम आगे देखेंगे। ठीक, जो मिसलिनियस टाइप के पॉइंट है ना, मुझे याद है क्या क्या बचा हुआ है। एक तो है कि भारतीय दर्शन के बारे में देखना है, कौन कौन से दर्शन थे जिनको की और उनके उपदेशक कौन थे। और दूसरा है जो छोटे छोटे संप्रदाय थे, इनका एक लिस्ट देखना है, कौन से संप्रदाय की स्थापना किसने की थी। ठीक, यहाँ पे बस याद रखिएगा आजीवक संप्रदाय के अनुयायी थे। नेक्स्ट पॉइंट, बिंदुसार ने सीरिया के शासक एंटियोकस, अब ये शासक का नाम है, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है ना, पूछेगा जो उसके बारे में प्रसंग है कि क्यों उस व्यक्ति का नाम आया है, वो चीज इंपॉर्टेंट है। एंटियोकस से 3 वस्तुएं, सीरिया के शासक एंटियोकस से 3 वस्तुएं, ब्रैकेट में लिखिएगा। पहला, मदिरा, शौकीन थे, देशी पी के मजा नहीं आ रहा था, विदेशी चाहिए था। मदिरा, एंटियोकस से 3 चीजें ब्रैकेट में लिख लीजिएगा। पहला है मदिरा, दूसरा है दार्शनिक, कोई फिलोसोफर चाहिए था जो उनको बता सके देश दुनिया आत्मा क्या है, जीवन मृत्यु क्या है। और अंजीर, सूखे अंजीर। अंजीर, ये 3 चीजों की डिमांड की थी। ठीक, मदिरा, दार्शनिक और सूखे अंजीर। अब इतना बड़ा राजा है लेकिन सूखे अंजीर के लिए इसका दिल बैठा जा रहा है कि कब खा सकूं करके। हाँ, खाने की तो चीज है ना अंजीर। ऐसी चीज जो उस टाइम पे, अगर मतलब आज भी किसी देश में डायमंड हर जगह मिलते हों, कहीं भी खोदो डायमंड निकल जाए, उस देश में डायमंड की वैल्यू, और ऐसा देश जहाँ पे डायमंड खोजने से भी नहीं मिलता उसकी वैल्यू। वैसे ही यहाँ पर सूखा अंजीर नहीं मिल पा रहा। कभी टेस्ट किया होगा किसी शादी ब्याह फंक्शन पार्टी में,
उसको मन कर रहा है वो चीज़ मुझे वापस मिल जाए, उसको पता है कि कहाँ से मिल सकता है, तो सीरिया के शासक से मंगाया है। ठीक है, अब जैसे अरब कंट्रीज़ में तेल की वैल्यू और भारत में तेल की वैल्यू, वहाँ पानी की वैल्यू और यहाँ पानी की वैल्यू, दोनों में किस तरीके का कोरिलेशन है आप पता है। जिस चीज़ की सप्लाई वहाँ ज़्यादा है उसका डिमांड कम है और उसके वैल्यू भी बहुत कम है। अब इसको अंजीर पे इसका दिल अटका हुआ था, अंजीर मंगा लिया, मदिरा मंगा लिया, दार्शनिक मंगा लिया वहाँ की फिलॉसफी को समझने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट, एंटियोकस ने मदिरा और अंजीर भेज दिए लेकिन दार्शनिक भेजने से मना कर दिया। एंटियोकस ने मदिरा और अंजीर भेज दिए लेकिन दार्शनिक भेजने से मना कर दिया। नेक्स्ट पॉइंट, इसके शासनकाल में, अब देखो कैसे अगर बहुत बड़ा एरिया अगर बना लिया है साम्राज्य के रूप में, उसको संभालना कैसे मुश्किल हो जाता है। इसके शासनकाल में तक्षशिला में विद्रोह प्रारंभ हो गया। ठीक, बैठा कहाँ पे है ये, मगध में, और विद्रोह कहाँ पे हो रहा है, तक्षशिला में। इतने बड़े एरिया को संभालने के लिए प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन जब तक नहीं होगा तो पार्ट पार्ट में धीरे धीरे, मान ली तक्षशिला में विद्रोह हुआ, वो टूट करके बिखर गया, बाजू वाले को थोड़ा और हिम्मत आया कि अगर तक्षशिला अलग हो सकता है तो वो भी अलग हो सकता है। इस तरीके से पार्ट पार्ट में टूटना शुरू हो जाएगा देश। ठीक, सबसे पहला विद्रोह यहाँ पे देखने को मिला तक्षशिला में। इनके समय में तक्षशिला में विद्रोह प्रारंभ हुआ। नेक्स्ट पॉइंट, इस विद्रोह के दमन के लिए एक बड़ा फेमस राजा है। कलिंग विद्रोह, कलिंग के युद्ध के लिए बड़ा फेमस है। कौन? अशोक। इस विद्रोह के दमन के लिए अशोक और बाद में सुशीम नामक सेनापति को भेजा गया। अशोक गया, एक बार निपटा के आया, फिर से वहां पे प्रॉब्लम हुआ, फिर भेजा गया सुशीम को। इस विद्रोह के दमन के लिए अशोक और बाद में सुशीम नामक सेनापति को, या सुशीम ब्रैकेट में लिखिएगा, सेनापति को भेजा गया। इस विद्रोह की जानकारी दिव्यावदान नामक ग्रंथ से मिलती है। इस विद्रोह की जानकारी दिव्यावदान नामक ग्रंथ से मिलती है। ठीक है, चलिए आज यहीं तक रखते हैं। अशोक के बारे में कल स्टार्ट करेंगे। वैसे इस वंश का जो अगला शासक है कौन हो जाएगा? अशोक। ठीक, मौर्य साम्राज्य का पहला शासक, दूसरा शासक बिंदुसार और तीसरा है अशोक, कल पढ़ने वाले हैं जिसको। ठीक है, चलिए, थैंक यू।